तो जो आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और इसकी इंट्रोडक्शन में हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से डील करती है सरकार की वो पॉलिसी जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर को डील करती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और फिस्कल पॉलिसी मेजर्स जो है, ये जो हमारा एनुअल बजट होता है उसमें फिस्कल पॉलिसी मेजर्स जो है वो कवर होते हैं। और इसके बाद दो चीजें आप दिमाग में परमानेंटली फिक्स कर लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई ऑफ मनी के साथ डील करती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डील करती है। अगर आप बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हो, बैंक्स के पास कैश है, तो बैंक जो उसके पास कैश अवेलेबल है वो मार्केट में गिराएगा उस कैश को। क्योंकि अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश आ गया, बैंक की प्रॉब्लम सुनो, उसने 4% के ऊपर कैश ले लिया। अगर उसने 100 रुपया बैंक ने लिया, उसके ऊपर 4% का इंटरेस्ट पड़ गया, उसको 104 देने पड़ेंगे 1 साल के बाद। अगर बैंक जो वो सारे का सारा कैश मनी, एक्सेस कैश उसके पास आया है, अगर वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट उसे नहीं करता, लोगों को लोन नहीं देता, तो वो बैंक घाटे में चला गया। क्यों? एक हाइपोथेटिकल कंडीशन अज्यूम कीजिए, किसी बैंक को गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया दिया 4% ब्याज के ऊपर, उसको 16,000 का ब्याज देना, उसको 16,000 का ब्याज देना। अब वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाएगा 8% इंटरेस्ट लोन पर से 6% बना, मैं 8% मान लेता हूँ हिसाब थोड़ा आसान रखने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास 2 लाख रुपया आया है, 2 लाख रुपये के ऊपर वो बैंक जो है 4% इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका अगर 4% इंटरेस्ट है तो उसको 8,000 ब्याज पे देना पड़ेगा। अगली बात सुनो, अगर उसने 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे दे दिया, उसे 8,000 का इंटरेस्ट मिल गया, तो इस कंडीशन में बैंक ने तो कुछ पैसा नहीं कमाया, बैंक तो अभी सो एंड सो पोजीशन पे आया। जो बैंक का खर्चा बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर होता है, सैलरीज हैं बैंक के, और बड़े इश्यूज होते हैं, तो बैंक तो घाटे में पड़ जाएगा। तो बैंक क्या करेगा? पहले तो उस 8% को बढ़ाएगा, 9% कर देगा। उसके बाद वो 2 लाख का लोन है जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब ऐसी क्राइसिस आती है, जब आप किसी को लोन देते हो, तो बैंक के पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट शर्तें होती हैं। एक तो बैंक का मनी है जो वो सही बंदे के पास जाए, और उस बंदे के पास जाए जिसका सिबिल स्कोर अच्छा हो और
वो बैंकिंग सेक्टर का जो पैसा है वो वापस कर दें, बल्कि श्योरिटी ऑफ रिकवरी प्लस मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस मनी, ये दोनों कंपीटिंग फैक्टर्स हैं। अगर बैंक घाटे में पड़ता है तो बैंक अपनी कंडीशंस को रिलैक्स कर देता है ताकि जो उसका सारे का सारा सरप्लस मनी है वो लोगों के पास चला जाए और उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। जब सब प्राइम लोन्स की बात हुई थी अमेरिका में, यही एक गलत पॉलिसी अमेरिकन बैंक्स ने अडॉप्ट की थी। और इसी गलत पॉलिसी के कारण अमेरिका में मेल्ट डाउन हुआ 2009 में। लोगों ने किस्तें देनी बंद कर दी, तो एक एक घर दो दो तीन तीन बैंक्स के पास गिरवी पड़ा था। बैंक्स ने कर्जा देने के लिए अगर कोई एम्प्लॉय के पास एक और घर है तो उस एम्प्लॉय को बोला कोई बात नहीं, आप इसकी किस्तें दे सकते हो, आप ये जो बैंक का ये जो घर है ये किसी और को प्लेज किया हुआ है, ये हमें भी प्लेज कर दीजिए। तो एक घर दो बैंकों ने प्लेज कर लिया विद द अजम्पशन कि ये आदमी के पास इतना फंड्स तो है, ये फर्स्ट बैंक की पेमेंट पूरी कर देगा और ये घर को फ्री कराएगा। जैसे ही वो घर फ्री होगा वो हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन वो बंदा उनसे भी शातिर निकला, उसने किस्तें दोनों बैंकों की देनी बंद कर दी और नाउ एक बैंक को उन्होंने दो बैंक्स में गिरवी रख दिया। तो अब लिटिगेशन ये हो गया कि वन प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड एज अ श्योरिटी फॉर टू लोन्स, तो विच बैंक विल टेक द प्रॉपर्टी। ये जो हम ग्रेट अमेरिका बोलते हैं ना कि अमेरिका में सारा कुछ बहुत अच्छा है, ऐसी बेवकूफ़ी हिंदुस्तान में जो एक गांव का आड़ती है वो भी नहीं करता, जिसको हम अनएजुकेटेड मानते हैं। सेम बेवकूफ़ी मोस्ट डेवलप्ड नेशन के सबसे प्रोफेशनल बैंक्स ने की। तो ये तो था मनी सप्लाई का इशू। नेक्स्ट इशू हमारे पास है गवर्नमेंट डील्स विथ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये फिस्कल पॉलिसी है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? which just relates with the supply of money in the market. तो RBI is concerned with the repo rate, reverse repo rate, बैंक बेस रेट, इससे कंसर्न्ड है। सरकार गवर्नमेंट टैक्सेशन कलेक्शन के साथ कंसर्न है। ये दो फैक्ट्स को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। These two facts, they are very much important from understanding point of view.
अब जो बजट है, बजट में दो तरह से बजट को डिवाइड कर लिया। एक तो रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या होता है, जिससे आपके रूटीन एक्सपेंसेस, जो आपकी रेवेन्यू जो आपको जनरेट हो रहा है, उसी रेवेन्यू से वो एक्सपेंसेस किए जाते हैं। या देसी भाषा में कहूं, जो इकोनॉमी का बेसिक एक्सपेंसेस है, वो रेवेन्यू में से होगा। जो इकोनॉमी का कैपिटल एक्सपेंसेस है, वो कैपिटल से होगा। साधारण भाषा में, मैं एक फार्मर की भाषा में बात कर रहा हूं। फार्मर क्या करता है, जो उसका रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू में वो एनिमल हस्बेंड्री या अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो हैं, उनको इंक्लूड करता है। उससे रूटीन उसके जो एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट जो होता है मोटा खर्चा। तो मोटा खर्चा कहां से होगा, जो आपकी ईयरली फसल से पैसा आएगा, प्लस जो आप बैंक से लोन देंगे, दूसरा लोन लेंगे, या जो आपने आड़ती के पास पैसा रख रखा है ब्याज के ऊपर, वो आड़ती आपको इंटरेस्ट देगा। तो मनी कम्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स प्लस इनकम फ्रॉम जो लोन्स दे रखे हैं उससे, और तीसरा जो काम करने के लिए लोन्स ले रखे हैं। तो घरों में भी वही बात होती है। मैं घर के बजट से आपको ज्यादा समझा जाएगा। तो घर में जो बड़े खर्चे हैं वो कहाँ से होते हैं। एक तो अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है, या आपने किसी आड़ती को पैसा ब्याज पे दे रखा है, तो वहां से पैसा आ जाएगा। दूसरा नेट मार्केट बोरिंग, जो आपने बाहर से पैसा लिया है, किसी दोस्त से ले लिया, किसी एटसेट्रा वहां से ले लिया। और ये तीसरा नेट स्मॉल सेविंग कलेक्शंस, जो आपकी स्मॉल सेविंग कलेक्शन है, थोड़ा पैसा आपने बचा के घर में रखा हुआ है, वो या कोई और आता, ये हो सकता। तो कंट्री के मामले में ये क्या होगा, जो आपने दूसरे, जैसे इंडिया ने नेपाल को लोन दे दिया, श्रीलंका को लोन दे दिया, और बांग्लादेश को लोन दे दिया, मालदीव्स को लोन दे दिया, किसी और कंट्री को लोन, भूटान को लोन दे दिया, तो वो लोन की किस्त देते हैं हिंदुस्तान को, वहां से पैसा आता है। एक नेट मार्केट बोरोइंग, इंडिया की जो शेयर मार्केट है, गवर्नमेंट उससे बोरोइंग करती है। तीसरा नेट स्मॉल सेविंग कलेक्शन, ये कहाँ से होती है, सीपीएफ से, पीडीएफ से इन्वेस्टमेंट होती है, या इसके बिना अदर वो क्या है कि हमने किसी फॉरेन कंट्री से पैसा ले लिया, उससे फंड जनरेट कर लिया।
जैसे आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा ले लिया, उसी तरह से कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से, दूसरा आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में लोन्स टू स्टेट्स एंड यूटीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं या स्टेट्स हैं, इनके लिए कर्जे। इकोनॉमिक, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसके ऊपर खर्चा। कैपिटल अकाउंट आया, कैपिटल अकाउंट से आपने बड़े जो स्टेट्स के लिए या यूटीज के लिए कर्जे दे दिए कि आप अपने बड़े खर्चे करो। दूसरा, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज के ऊपर आपने एक्सपेंसेस किए। तीसरा हमारे पास अदर्स आ गया। अदर्स में एक डिफेंस या अदर एक्सपेंसेस, ये भी कैपिटल है। अगर डिफेंस में कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट खरीदना है तो उसमें भी आप एक्सपेंसेस कर सकते हो। नेक्स्ट, अब फिस्कल पॉलिसी के जो कंपोनेंट्स हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिस्कल पॉलिसी, जैसे मैंने पहले बोला था, गवर्नमेंट बनाती है। तो फिस्कल पॉलिसी जो है, इसमें गवर्नमेंट टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, जो बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सके और एम्प्लॉयमेंट भी लाई जा सके, वेलफेयर स्टेट के जो एलिमेंट्स को एस्टेब्लिश किया जा सके, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, मेजर थीम्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इसमें इंप्लीमेंट हो सके। नंबर 1 is systemic effort to simplify tax structure and tax laws। टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करने के लिए सिस्टमैटिक जो स्ट्रक्चर है ये होगा। A deliberate regime to a deliberate move to a regime for reasonable direct tax rates, better administration and enforcement। एक तो आपने टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स रेट को सिंप्लीफाई करना है ताकि टैक्स की कंप्लायंस ज़्यादा हो। हिंदुस्तान में बिगिनिंग में एक कैंपेन चलती थी, और इस कैंपेन में हाई स्ट्रक्चर, हायर टैक्स एंड लो टैक्स कलेक्शन था। टैक्सेशन रेट आपने इतना हाई कर दिया कि टैक्स देने से टैक्स छुपाना ज्यादा फायदेमंद हो गया। तो एक चलैया कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसने बोला ये पॉलिसी ही गलत है। आपने हायर टैक्स लगा के
टैक्स हाइडिंग को एक बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बना दिया। और इसके बाद एक मूवमेंट चली कि जो टैक्स है, टैक्स का जो रेट है वो कम किया जाए। उससे टैक्स कलेक्शन जो है वो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट एक डेलिब्रेट मूव था, जो a deliberative move to a regime of reasonable direct tax rates and better administration and enforcement। तो दोनों में इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो सीधे तौर पर लगाया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटीज एटसेट्रा आती हैं, और डायरेक्ट टैक्सेस जो सीधे तौर पे लगाया जा सकता है। जो सीधे तौर पे टैक्स लगाया जाता है वो है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस को भी लोअर किया जाए। जब आप डायरेक्ट टैक्सेस को लोअर करेंगे तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगी। उनको लगेगा इतना बड़ा झंझट रिकॉर्ड हाइडिंग का करने से, और रिकॉर्ड हाइडिंग करने की जो कॉस्ट है वो पे करने से बेटर होगा कि आप टैक्स को ही पे कर दो। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज पार्लियामेंट के आगे प्रेसिडेंट की विनती के बिना या प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से सफिशिएंट समय पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाए। इस बजट को हम जनरल बजट बोलते हैं, और ये लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रेजेंट करती है। अब ये बजट में होता क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। दो तरह के इसमें एक्सपेंसेस होते हैं। वन इज एस्टिमेटेड रिसीट्स और दूसरे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट में अप्रैल 1 से 31 मार्च के बीच सारा कुछ कर दिया जाता है, और ये 11 बजे अब ये प्रेजेंट किया जाता है। पहले अंग्रेज़ों के रूल के हिसाब से ये 3:30 बजे प्रेजेंट होता था इंडिया का बजट। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास,
उनमें क्या है, पिछले साल के जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो रिजल्ट्स हैं वो इकोनॉमिक सर्वे की फॉर्म में बजट से पहले प्रेजेंट किए जाते हैं। पिछले बजट के एस्टीमेट के हिसाब से। तो जो सरकार है अगले साल में कितना पैसा आएगा और कितनी पेमेंट होगी इसका एक अनुमान देती है। अनुमान शब्द आप दिमाग में रखना है। इट इज जस्ट एन एस्टिमेट। and not an absolute commitment. इससे तो ना मुझे टैप वाटर ही ला दो, टैप वाटर ही ला दो। जब पानी ज़्यादा गंदा है थ्रॉट इन्फेक्शन करेगा, आप भी ना लेना। हाँ हाँ, टैप वाटर ही लाओ, जाओ थोड़ा जलाओ। तो अब एक मैं बजट एस्टिमेट भी बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होते हैं। इनकी जो एस्टिमेशन है ना इसमें बड़ी दिक्कत है। जैसे आपने किसी भी डिपार्टमेंट ने, डीडीओ ने सितंबर महीने के एक्सपेंसेस भेजने हैं। सितंबर महीने में उसने अपने जितना खर्चा हुआ है, जितना बजट अवेलेबल है, जितना उसे और चाहिए अगले साल वो भेजे। फाइनेंशियल ईयर अभी एंड आप मतलब के जिसे बोलते हो कि 60% कंप्लीट हुआ होता है, ठीक है ना। बाकी का 40% तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो बजट है वो लाइकली उसमें एक बड़ा जबरदस्त प्रोफेशनल फ्लैग मतलब के एक दिक्कत है। तो एक इसमें और बात होती है, प्रपोज चेंजेस इन टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर एलोकेशन। जो टैक्सेस हैं, एक्सपेंडिचर एलोकेशन है, उनमें वो चेंजेस को प्रपोज करते हैं सरकार।
रेवेन्यू कलेक्टेड जो कि डायरेक्ट टैक्स से होता है या इनडायरेक्ट टैक्स से होता है, उसमें कोई फर्क पा सकती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है डिफेंस के ऊपर, और इसको सोशल सेक्टर पे डिक्रीज किया जा सकता है हालात के हिसाब से। जैसे नेहरूवियन एरा में पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत कम किया जाता था डिफेंस के ऊपर। नेहरू साहब कहते थे कि हमारे सभी देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हमारी लड़ाई हो ही नहीं सकती। उनका मानना यह था कि उनके जो रिलेशंस हैं वो सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। क्योंकि उनके रिलेशंस सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो जो युद्ध की तो बात हो ही नहीं सकती। तो इसलिए उन्होंने डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत कम रखे। लेकिन जब चाइनीज वार हुई तो उन्होंने रियलाइज किया कि वी कैन नॉट इग्नोर द डिफेंस। वी कैन नॉट इग्नोर द डिफेंस। ये जो खर्चे हैं सोशल प्रायोरिटी के साथ ये चेंज होते रहते हैं। और अब हमारे 3 मेन फंड्स हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड होता है जो सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड फंड्स होता है। कंट्रोल्ड इन द मैटर कैसे? इस पे पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत होता है। पार्लियामेंट फंड से, वर्ड्स नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैसा ड्रा करने के लिए एप्रोप्रिएशन लॉ चाहिए। एप्रोप्रिएशन लॉ, एप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी, डिस्कशंस होगी, कट मोशंस होंगे और फाइनल बिल पास किया जाएगा। इसी तरह से एक कॉन्टिंजेंसी फंड होता है, जो सरकारी फंड है। इस फंड को फाइनेंस सेक्रेटरी साहब डील करते हैं। अगर इस फंड को फाइनेंस सेक्रेटरी साहब डील करते हैं तो वो प्रेसिडेंट साहब फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू अगर कोई अचानक क्लैमिटी का एक्सपेंडिचर आ जाए तो वो उससे किया जाता है। लेकिन सरकार इसको कॉन्टिंजेंसी या क्लैमिटी के लिए कम यूज करती है, क्योंकि ये फंड गवर्नमेंटल कंट्रोल के अंडर होता है। वो और फंड क्रिएट कर लेती है और उस उन सभी फंड के ऊपर
जो फाइनेंशियल नियम है वो ऐसे अप्लाई नहीं होते, वो कम स्ट्रिंजेंट होते हैं। या मैं प्लेन भाषा में बोलूं, कॉन्टिजेंसी फंड से जो पैसा ड्रॉ होगा उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो पैसा क्लैमिटी फंड्स में से ड्रॉ होता है, जैसे पीएम केयर फंड नवा बना है, तो एक आपने प्राइवेट ट्रस्ट बना के फंड बना दिया, गवर्नमेंट वहां से इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकती, तो आपने बेसिकली एक स्कीम बना ली कि आप फंड को कैसे भी इस्तेमाल करो, नो वन कैन क्वेश्चन इट। इसके बिना हमारे पास एक पब्लिक अकाउंट फंड होता है। हमारे पास पब्लिक अकाउंट फंड होता है, वो फंड में पब्लिक की रिसीट्स आती हैं। जैसे पब्लिक के जो को इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको परचेज करने के डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स की सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स, ये सभी इसी में आते हैं। और इस फंड्स को भी मतलब कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो मैनेज करता है। सबसे जो बजट का अप्रोप्रिएशन एक्ट है वो कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंसेस देता है। रेवेन्यू बजट के दो पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू अकाउंट में जो सारी करंट रिसीट्स है, जैसे टैक्सेशन एटसेट्रा, ये आती है। सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज, कॉरपोरेशन टैक्स, डिविडेंड्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर such as domestic loans, foreign loans, loan repayment and foreign etc. एक्सपेंडिचर जो हैं ये दो क्लासेस में डिफाइन होते हैं, वन इज डेवलपमेंटल, अदर इज नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, रोड, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन डेवलपमेंटल जो फंड्स होता है वो लोन रिपेमेंट, इंटरेस्ट रिपेमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, इंडियन बजट मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, ये सारे में यूज होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर दो टाइप्स का है, प्लान एंड नॉन प्लान।